तो कल मैंने आपको पढ़ा दिया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कई सारे नॉन अलीलिक जीन जब मिलकर रेगुलेट करते हैं तो हम ऐसी कैरेक्टर के रेगुलेशन को कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऐसा जो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाता है उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इसमें जितने भी सारे नॉन अलीलिक जीन मिलकर इस कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं उसको कहते हैं पॉलीजीन, उसको कहते हैं पॉलीजीन। ठीक है, इसको मल्टीपल जीन इंटरेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सब वो आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर सारे के सारे पॉलीजीन मिल सकते हैं क्योंकि ये सब नॉन एलीलिक जीन है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और मल्टीपल एलील में क्या डिफरेंस है मैंने आपको वो भी बता दिया। फिर मैंने आपको बताया कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया किसने, कॉलेचर ने, लेकिन उसका डिटेल स्टडी किया निल्सन और एहले ने। तो निल्सन और एहले ने किस पे स्टडी किया, कर्नेल कलर। मैंने आपको कल भी बताया था कर्नेल क्या होता है, जो व्हीट का होता है, व्हीट का जो कर्नेल होता है उसका जो सीड होता है उसमें से सीड कोट रिमूव कर दो कैसे भी, तो जो बचता है पार्ट उसी को कर्नेल कहते हैं। तो उसी के कैरेक्टर पर स्टडी किया निल्सन एहले ने। कल मैंने आपको कई सारे एग्जांपल भी बताया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के, एक एग्जांपल यही बताया था, बोले थे इसको डिटेल मिलेंगे। एक एग्जांपल और बताया था ह्यूमन स्किन कलर, टोटल 5 जीन मिलकर रेगुलेट करता है, उसको भी डिटेल में लेंगे आज। एक बताया था ह्यूमन इंटेलिजेंस 25 जीन रेगुलेट करता है, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेना है। इसके अलावा बॉडी वेट, बॉडी फ्लैश मतलब मास, एक तरीके से बोलो बॉडी साइज, नंबर ऑफ ऑर्गेन्स एक्सेट्रा, ये सब भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ही एग्जांपल है। हम बात करते हैं कर्नेल कलर इन व्हीट जिसको स्टडी किया था निल्सन एहले ने। मैंने आपको कल भी बताया था इस करैक्टर का, ये जो कर्नेल कलर व्हीट में होता है, इस करैक्टर को टोटल 2 जीन मिलके रेगुलेट करता है। कितना जीन रेगुलेट करता है, टोटल 2 जीन मिलके रेगुलेट करता है। अब मुझे बताओ अगर इस कैरेक्टर को 2 जीन मिलके रेगुलेट करता है, जल्दी से बताओ इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए अगर 2 जीन है तो इसमें मैक्सिमम अलील कितना होगा, मैक्सिमम नहीं मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में इस कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले अलील कितने होंगे, अलील प्लांट डिप्लॉयड है, हाँ 4 अलील, तो 2 जीन मींस 4 अलील होंगे। अच्छा, 4 अलील लिख देने का मतलब ही नहीं कि चारों आपस में अलीलिक हैं, जिसमें से 2 आपस में अलीलिक होंगे, 2 आपस में अलीलिक होंगे और वो दोनों अलीलिक इन दोनों के साथ नॉन अलीलिक होंगे, वो अंडरस्टूड है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मैंने 2 जीन लिखा है तो क्या मैं इसको एक ए और एक बी लिख सकता हूँ, यस और नो? तो अब मुझे जल्दी से बताओ इस 4 अलील में अगर मुझे अल्फाबेटिकली लिखना है तो मैं ऐसा लिखूंगा कि एक कैपिटल ए होगा, एक स्मॉल ए होगा, 2 को अलीलिक हुआ, एक कैपिटल बी होगा, एक स्मॉल बी होगा, ये दोनों नॉन अलीलिक होगा, तो टोटल 4 अलील हो गए। चलो अब मुझे बताओ किसी भी ऑर्गेनिज्म में, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, व्हीट का हम बात कर रहे हैं, 2 जीन मिलके एक कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है कर्नेल कलर को, तो मुझे पता एक व्हीट प्लांट में कितना अलील होगा, 2। भांट यही तो सिखाया था, 4। ये दोनों आपस में नॉन अलीलिक हैं, नॉन अलीलिक हैं। एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर सारे के सारे नॉन अलीलिक जीन मिल जाते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को कंट्रोल करने वाले, यही तो कल सिखाया और यही तो अंतर है मल्टीपल अलील और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। अब बोलो कि तो क्लियर है कि हाँ चारों एक ही इंडिविजुअल के अंदर मिलेगा, सभी में मिलेगा, सारे भी प्लांट में मिलेगा ये चारों। नो, क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन ये नहीं था कि चारों मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो मिलना ही है। अब कंडीशन क्या क्या बनता है सोच कर देखो, कंडीशन ये बनता है कि अगर एक प्लांट के अंदर इंडिविजुअल 4 एलील है और इंडिविजुअल है तो हो सकता है कि वो सारे के सारे डोमिनेंट एलील रखे, हो सकता है कि वो सारे के सारे रिसेसिव एलील रखे, और हो सकता है कि इसके बीच का कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म रखे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पर्टिकुलर प्लांट है वो चाहता है मैक्सिमम एक्सप्रेशन दिखाना तो उसको किस टाइप का जीनोटाइप रखना चाहिए, जल्दी बताओ। मैक्सिमम एक्सप्रेशन, होमोजाइगस डोमिनेंट। हाँ मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए क्या जीनोटाइप बोलकर बताओ, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। अरे भैया डिप्लॉयड है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, मैं ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप पूछ रहा हूं ना कि गैमीट का। मिनिमम एक्सप्रेशन स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, यानी कि जब सारे के सारे डोमिनेंट एलील होंगे, 4 एलील हो सकते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, ऑल डोमिनेंट एलील मतलब 4 के 4 डोमिनेंट एलील, ऑल डोमिनेंट एलील, तब मैक्सिमम एक्सप्रेशन आएगा। अब मिनिमम एक्सप्रेशन कब आएगा, मैंने आपको पहले भी बोला था कि रिसेसिव एलील कोई वर्क नहीं करता है लेकिन उसका भी एक मिनिमम एक्सप्रेशन तो होता ही है। जीन ऐसा नहीं कि कभी चूड़ी पहन के बैठा हुआ, ऐसा नहीं होता है।
हर जीन का एक मिनिमम एक्सप्रेशन तो जरूर होता है, चाहे वो रिसेसिव ही क्यों ना हो। हाँ ठीक है, वो अलग से कोई एफर्ट लगा के कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं बना रहा है, लेकिन एक मिनिमम एक्सप्रेशन उसका भी चलता है। ठीक है, ये बात मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ा है, जीन रेगुलेशन में। तो इसका मतलब यहाँ पे जब ये ऑल रिसेसिव अलील है तब जाके एक मिनिमम एक्सप्रेशन आ रहा है, जब ऑल रिसेसिव अलील है, चारों के चारों रिसेसिव। अब बताओ इसके बीच का फिर कई सारा कंडीशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या क्या हो सकता है मुझे जल्दी बताना। यहाँ पे 4 डोमिनेंट एलील थे, ओके, 4 डोमिनेंट और 0 रिसेसिव, ओके, और यहाँ क्या है 0 रिसेसिव, सॉरी 0 डोमिनेंट और 4 रिसेसिव। अब इसके बीच का कंडीशन एक एक करके सोच के बताना क्या क्या हो सकता है। चलो 4 से 1 घटाओ जल्दी से, कितने डोमिनेंट हो सकते हैं फिर? 3 डोमिनेंट, 1 रिसेसिव। फिर क्या हो सकता है? 2 डोमिनेंट, 1 रिसेसिव। फिर क्या हो सकता है? 2 रिसेसिव, 1 डोमिनेंट, 3 रिसेसिव। और फिर क्या हो सकता है? 0 डोमिनेंट, 4 रिसेसिव। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला तो आपने बोल दिया, ये वाला तो बोल दिया कि मैक्सिमम एक्सप्रेशन देगा, ये वाला बोल दिया आपने मिनिमम एक्सप्रेशन देगा। ये जितने इंटरमीडिएट फॉर्म आए हैं ये कैसा एक्सप्रेशन देगा? ये जितने इंटरमीडिएट फॉर्म आए हैं ये कैसा एक्सप्रेशन देगा? सर ये नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पे डिपेंड करेगा। यस, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर। तो मुझे बताओ, मैं नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ मैं XYZ। अब इन XYZ में कौन अच्छा एक्सप्रेशन देगा, कौन बेकार एक्सप्रेशन देगा? X वाला अच्छा देगा और X सबसे अच्छा, फिर Y, फिर Z, क्योंकि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पे पॉलीजेनेटेड क्या बात कर रहे हो, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पे कैरेक्टर का एक्सप्रेशन का फॉर्म जो है वो डिपेंड करता है। और ये सारे इंटरमीडिएट फॉर्म है, मिनिमम और एक्सप्रेशन के बीच का फॉर्म है। अगर आपको ये सब बात पल्ले पड़ गई तो फिर वही मेंडेलियन क्रॉस के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कराया, क्रॉस करवाया। अच्छा, उन्होंने मैक्सिमम एक्सप्रेशन को जब नोटिस किया तो उन्होंने मैक्सिमम एक्सप्रेशन को क्या नोटिस किया कि मैक्सिमम एक्सप्रेशन क्या आता है, डार्क रेड। डार्क रेड समझते हो ना, जैसा मैं अभी दिख रहा हूं उसी टाइप का, मतलब ब्राउनिश रेड भी आप कह सकते हो, डार्क रेड। और मिनिमम एक्सप्रेशन उनको कैसा दिखा था, व्हाइट। मिनिमम एक्सप्रेशन कैसा दिखा था, व्हाइट। तो अब जो भी होगा इसके बीच का ही होगा, डार्क रेड से फीका होगा और व्हाइट से गहरा होगा, इंटरमीडिएट जो भी होगा इसके बीच का होगा। चलो जल्दी से मेंडेलियन क्रॉस करा लो फटाफट। पेरेंट ले लो, F1 ले लो और फिर F2 भी ले लेंगे अभी। चलो पेरेंट बताओ जल्दी से, ये मेल है, ये फीमेल है, क्रॉस करा रहे हैं जल्दी से। पेरेंट का मेल और फीमेल का जीनोटाइप। मेल होगा होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल A, कैपिटल B, का स्मॉल a स्मॉल b। और दोनों का फिनोटाइप, फिनोटाइप स्मॉल b, रेड, डार्क रेड और व्हाइट, डार्क रेड और व्हाइट। गेमिट बनाओ दोनों का, कितना कितना बनेगा फटाफट। स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b, सॉरी कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल a स्मॉल b, स्मॉल a स्मॉल b। अब इसका फ्यूजन कराओ, F1 आएगा, F1 का जीनोटाइप कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल। चलो अब रुक जाओ, इस कंडीशन में अगर मेंडेलियन क्रॉस के अकॉर्डिंग सोचोगे, मेंडेलियन के अकॉर्डिंग, तो इसका फिनोटाइप क्या आना चाहिए F1 का? डार्क रेड। डार्क रेड मेंडल के अकॉर्डिंग, लेकिन डार्क रेड नहीं आया, इसका कर्नल कलर डार्क रेड का नहीं आया। जब इसके सीड कोड को हटा के देखा गया तो डार्क रेड नहीं था, पेरेंट के जैसा, मेल पेरेंट के जैसा, और फीमेल पेरेंट के जैसा व्हाइट भी नहीं था, तो था कैसा, था इंटरमीडिएट रेड। मुझे बताओ कि F1 में कितना डोमिनेंट और कितना रिसेसिव है? 2 डोमिनेंट, यानी कि एकदम एग्जैक्टली इंटरमीडिएट केस आया है, एग्जैक्टली इंटरमीडिएट केस। देख लो, इधर दो केस, तो यानी एग्जैक्टली इंटरमीडिएट केस आ गया, इंटरमीडिएट रेड। ठीक है जी, चलो अब इसका क्या कराएंगे, सेल्फिंग। हाँ प्लांट है, सेल्फिंग बोलोगे। दोनों कितना कितना गैमेट बनाएगा? 4 4 कौन कौन से 4 गैमेट बनाएगा? कैपिटल A स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b। अब इनका अगर आप फ्यूजन कराना चाहते हो और तो फिर आपको इससे टोटल, अच्छा इससे टोटल कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन मिलेंगे? 4 की पावर n, 2, 4 की पावर 2 कितने हो गए?
16। तो 16 16 बनाने के लिए चेकर बोर्ड बना तो सकते ही हो, चेकर बोर्ड बना लोगे, ये 4 गैमेट ऊपर सेट करोगे, ये 4 गैमेट नीचे सेट करोगे ऐसे, तो आपको 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। जल्दी बताओ फिर जब जाके जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 1:2:1:2:1:4:4 जीनोटाइपिक रेशियो कभी चेंज नहीं होता है, ये बात ठूस लो बेटा, जीनोटाइपिक रेशियो वही रहेगा। अब चक्कर पड़ता है कि चेकरबोर्ड बना के ही आप फिनोटाइपिक रेशियो लिख पाओगे, ये बात सत्य है। या तो आप क्या करो कि इसको ऐसे करके ट्रिक करके लिख लो। अच्छा क्या है यहाँ पे वो ट्रिक एप्लीकेबल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि डायब्रिड चल रहा है, अभी तक 2 जीन वाला ही चल रहा है, डायब्रिड चल रहा है, सल्फिंग है, ट्रिक एप्लीकेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलीजेनेटिक डायहाइब्रिड है ना, सल्फिंग है ना, ट्रिक एप्लीकेबल है, लेकिन ट्राइहाइब्रिड में फिर वो ट्रिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो वैसे लिख लो, और नहीं तो आपको चेकरबोर्ड बनाना पड़ेगा। तो देखो बोर्ड एग्जाम में तो आपको चेकरबोर्ड बना के ही लिखना है, अगर ये पर्टिकुलर केस अगर लिख रहे हैं। नीट एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम चेकरबोर्ड बनाएं और फिनोटाइप लिखें, और इसका कोई ट्रिक भी नहीं है। बस एक मात्र ट्रिक क्या है कि आप डायरेक्ट उसका फिनोटाइपिक रेशियो याद रखो, यही ट्रिक है। तो अब याद कैसे रखें, तो मुझे एक बार जल्दी से बताओ। यहाँ पे मैंने भी आपको कितने केसेस बताए कि क्या क्या केस हो सकता है। 4 डोमिनेंट एलील, 3 डोमिनेंट एलील, 2 डोमिनेंट एलील, 1 डोमिनेंट एलील और 0 डोमिनेंट एलील। क्या इस अकॉर्डिंग आप फिनोटाइप नहीं बताते चल जाओगे कि किसका क्या फिनोटाइप आया होगा? हाँ, किसमें कितना नंबर आया होगा रेशियो के साथ वो भी बताना होगा। तो देखो पता है सबसे ज्यादा आपको F2 में इंटरमीडिएट फॉर्म मिले, सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट फॉर्म मिले, और वो कितने इंडिविजुअल मिले आउट ऑफ 16? तो वो मिले 6 इंडिविजुअल। कितने? 6। उसके बाद जैसे जैसे आप पीक की तरफ जाने लगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल धीरे धीरे घटने लगा, और मजे की बात यह है कि दोनों पिक की तरफ सेम रेशियो में आने लगा इंडिविजुअल। जैसे इंटरमीडिएट पे 6 आया तो इधर वाला 3 डोमिनेंट एलील, एक रेसेसिव वाला भी इंडिविजुअल 4 था आउट ऑफ 16, और 1 डोमिनेंट और 3 रेसेसिव वाली रखने वाला भी इंडिविजुअल 4 ही था। घटा तो है दोनों तरफ सेम। फिर मदर के जैसा यानी कि मिनिमम एक्सप्रेशन शो करने वाला 0 डोमिनेंट 4 रेसेसिव वाला एक इंडिविजुअल था मात्र 16 में, और इधर भी एक इंडिविजुअल था मात्र 4 डोमिनेंट और 0 रेसेसिव रखने वाला एक इंडिविजुअल था। अब आप इसको जोड़ लो, 16 पुर जाएगा, पुर रहा है 6 4 10, 4 14, 2 16। यानी कि रेशियो क्या बना, फिनोटाइपिक रेशियो क्या बना, जल्दी बोलो। 1 4:4:6:4:1। तो आप सीधा क्या रखोगे 1 4 6, उसके बाद 4 1 तो लगा ही दोगे, क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इसी तरीके से रेशियो आता है। इंटरमीडिएट F2 जनरेशन में इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा पीक पर रहेगा। तो मुझे जल्दी से बताओ, अगर आप इसका एक ग्राफ बनाना चाहो, किसका, इंडिविजुअल का, जैसे मैं एक ग्राफ बना रहा हूं कि मुझे बताओ नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इधर मैं बता रहा हूं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और इधर मैं बता रहा हूं, नहीं इधर बता रहा हूं नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इधर बता रहा हूं फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। तो क्या ग्राफ कुछ बेल कर बढ़ाएगा? यस और नो? यहाँ पे एक इंडिविजुअल, यहाँ पे एक इंडिविजुअल, नंबर बढ़ता जा रहा है, एक इंडिविजुअल, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे फिर अगेन 4 और यहाँ पे 1, यानी कि इधर नंबर ऑफ इंडिविजुअल और इधर एक्सप्रेशन मतलब कि फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो जैसे देखो 6 इंडिविजुअल तक मैक्सिमम एक्सप्रेशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो ग्राफ में। तो इस तरीके से आप बेल शेप्ड कर्व भी पाओगे। तो ये तो हो गया फिनोटाइपिक रेशियो, उसका कर्व। और अब रही बात कि ये 1 4 6 4 1 इसका फिनोटाइप कैसे बैठा है, तो जल्दी से बताओ। ये पीक वाले का तो आप फिनोटाइप बैठा ही लोगे ना, जल्दी बोलो, इसका क्या बैठाओगे? डार्क रेड। और इस साइड वाले का, इधर वाला ये भी डार्क रेड, व्हाइट। अब क्या करो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, देखो क्योंकि देखो कलर का कोई एकदम क्लियर कट ये नहीं होता है कि ऐसा कलर है वो वैसा कलर है, कलर इज जस्ट एन इमेजिनेशन। ठीक है, अब आप क्या करो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस तीनों का भी कलर बैठा देना। तो देखो अगर डार्क रेड लिखे हो तो इसके बारे में क्या लिखोगे, जल्दी बताना। इस वाले के बारे में क्या लिखोगे? लाइट रेड लिख सकते हैं, यस और नो? एकदम बीच वाले में क्या लिखोगे? इंटरमीडिएट रेड। अब इधर बच गया तो इधर वाले का पिंक भी लिख सकते हो, कंपैरेटिव वर्ड है सब। अदरवाइज आप क्या करो, जैसे डार्क रेड लिखे हो तो इसको लिख दो रेड, फिर इसको लिख दो इंटरमीडिएट रेड, फिर इसको लिख दो लाइट रेड। एज पर ऑप्शन इस तीनों का जो कलर होगा, एज पर ऑप्शन के ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है उसी अकॉर्डिंग। लेकिन इतना तो आपको पक्का पता है ना
कि इस तीनों का एक्सप्रेशन जो होगा इधर घटते हुए मैनर में होगा, कलर की इंटेंसिटी घटती जा रही होगी, यस और नो, इंटरमीडिएट का एकदम बीच में आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कर्नेल कलर इन हीट। इस तरीके से बाद में पता चला निल्सन एहले को कि यहाँ पे ये रेशियो बिल्कुल अलग तरीके से आ रहा है, बिल्कुल अलग पैटर्न भी है इसका, और ये मेंडेलियन क्रॉस से बिल्कुल अलग है, और अदर क्रॉस जितने भी नॉन एलिक आपने पढ़ा उससे भी अलग है, क्योंकि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। और यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस निल्सन एहले ने जो बताया 2 जीन इंटरेक्शन वाला बताया इन्होंने, यहाँ पर 2 नॉन एलिलिक जीन के इंटरेक्शन से एक कैरेक्टर का रेगुलेशन हो रहा है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका है। अगर स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ह्यूमन स्किन कलर भी आपको समझ में आ जाएगा, ह्यूमन स्किन कलर भी आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से चलते हैं उस पर। पहले आप ये देख लो नोट्स में, ये सारी बातें जो मैंने बोला है वो सब यहाँ पे देखो। कर्व, अच्छा इस कर्व में ये लिख लो, नहीं तो बाद में पूछने आओगे सर एक कर्व किसके बीच में लिखा गया है, तो इधर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्स एक्सिस पे, और इधर क्या लिखोगे, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन वाई एक्सिस पे। स्क्रीनशॉट लो, लिख लेना, नहीं तो बाद में डाउट पूछने आओगे। लिख लिया? रेशियो होगा 14641। किसका कौन सा कलर आएगा वो यहाँ मैंने लिख दिया। देखो मैंने कहा ये सब कंपैरेटिव वर्ड है, जैसे यहाँ आपने डार्क लिखा, यहाँ व्हाइट लिखा है, दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ लाइट रेड लिखो या इंटरमीडिएट रेड लिखो, यहाँ वेरी लाइट रेड लिखो। अगर ऐसा नहीं लिखा मिले तो ऐसा भी लिखा मिला जा सकता है, यहाँ इंटरमीडिएट लिख दिया, यहाँ रेड लिख दिया और यहाँ लाइट रेड लिख दिया। वो सब कंपैरेटिव वर्ड है, आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेना। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इसी व्हीट कर्नेल कलर से ही क्वेश्चन आया था, एकदम सेम इसी तरीके से। और क्वेश्चन था हाउ मेनी इंडिविजुअल, ऐसे प्रोबेबिलिटी बोलता था, व्हाट प्रोबेबिलिटी आर ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन, बस यही क्वेश्चन था। तो क्या होगा आंसर, पेरेंटल कॉम्बिनेशन 2/16। 2/16, क्योंकि ये वाला और ये वाला बस पेरेंटल कॉम्बिनेशन बस। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, सेम क्वेश्चन ये आया था, ये पीएमटी में आया था, इस क्वेश्चन को मैं सेम चेंज करके नया क्वेश्चन बना दूं, व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म, आंसर क्या होगा, इंटरमीडिएट 14/16। 14/16। 14/6। व्हाट मतलब कि ये सारे इंटरमीडिएट हो गए ना, व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट रेड फॉर्म, 6/16। 6/16, क्योंकि जब मैंने इंटरमीडिएट बोला तो वो सारे इंटरमीडिएट हो गए, इंटरमीडिएट रेड बोल दिया तो केवल ये हो गए। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, इजी क्वेश्चन ही होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉलीजेनिक इंटेंस वाले स्टडी पर, दैट इज द ह्यूमन स्किन कलर। मैंने आपको पहले भी बोला है कि ह्यूमन स्किन कलर हमारे जेनेटिकल स्टडी का, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जेनेटिकल स्टडीज, ये हमेशा से सबसे ज्यादा स्टडी किया गया कैरेक्टर है पॉलीजेनिक इंटेंस में, ठीक है। हाँ, इसको सबसे ज्यादा स्टडी कर, आज तक तो इसमें बहुत स्टडी चल रहा है, ठीक है, इनफैक्ट इसका स्टडी आज तक भी चलता है। कारण क्या मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन इसका तो सबसे ज्यादा डिटेल स्टडी करके बताया डेवेनपोर्ट ने, ठीक है। नाम याद रहे तो रख लेना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रही बात कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए टोटल हमारे पास 3 जीन नोट किए गए हैं। कितने? 3 जीन। तो जल्दी से बताओ मैं उस 3 जीन को कैसे डिनोट करूं, कैपिटल ए, स्मॉल ए और ए डैश से कर दूं? अरे बोलो। यस। कैपिटल ए, कैपिटल सारे नॉन एलिलिक जीन है, ये तीनों ही एलिलिक, नॉन एलिलिक, नॉन एलिलिक, बी और सी। अब ये बताओ कि अगर ये 3 जीन है तो अलील कितने होंगे? 6। हाँ, अब उस 6 अलील को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, सो देखना है मेरा तरीका क्या होगा। क्योंकि 3 नॉन एलिलिक जीन है तो इनको और इनको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल सी, स्मॉल सी, 3 अलग अलग। अब यहाँ पे ये टोटल कॉम्बिनेशन बना है इस टाइप के अलील है हमारे पास। तो साइंटिस्टों ने रिपोर्ट किया है कि टोटल 6 अलील्स हैं जो ह्यूमन स्किन कलर को रेगुलेट करता है। बेसिकली ये तीनों जीन मिलके एक पिगमेंट के बनाने में हिस्सेदारी दिखाता है, एंड दैट पिगमेंट इज मेलानिन पिगमेंट। ये मेलानिन पिगमेंट के रेगुलेशन में, अभी ये मेलानिन पिगमेंट कैसे क्या बनता है, इसका पूरा मैकेनिज्म आप एमबीबीएस में भी पढ़ोगे, थोड़ा बहुत मैंने आपको हार्मोन्स में भी बताया था। बेसिकली हार्मोन्स बनता है, फिर हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेलानिन सिंथेसिस के लिए। तो उस पूरी पिक्चर में 3 जीन का सीन आता है कि 3 जीन है उस पूरी पिक्चर में, ठीक है।
तो अब साइंटिस्टों ने पता लगा लिया कि ये 3 जीन है, और जितना ज्यादा डोमिनेंट एलील होगा मेलेनिन कलर उतना ज्यादा बनेगा, और जितना ज्यादा मेलेनिन कलर बनेगा वो डार्क रेड होगा, मतलब डार्क स्किन कलर का होगा। जितना रिसेसिव फॉर्म होगा वो कम मेलेनिन बनाएगा, कम मेलेनिन बनाएगा तो वो रिसेसिव फॉर्म होगा। रही बात मेलेनिन ज्यादा बनना अच्छा है या खराब है, तो भाई साहब मैं पहले ही बोल रहा हूँ, डोमिनेंट एलील डोमिनेंट फॉर्म लेके आता है वो हमेशा अच्छा है। मैं आपको बता दूं, ये लड़कियां गोरी स्किन वाली बड़ी खुश होती है, वो साइंस के अकॉर्डिंग नहीं सोच रही है, साइंस के अकॉर्डिंग सोचेगी ना तो रोज रोएगी, उसके पास कुछ चीज की कमी है। ये लड़के जो थोड़े से साड़े बनने लगते हैं, स्मार्ट बनने लगते हैं कि अंदर गोरे, भाई साहब आपकी ऐसी तैसी हो चुकी है, आपको पता नहीं है, आपकी ऐसी तैसी हो चुकी है, आपको रेसेसिव एलील मिला है। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो सुना ध्यान से, ये मेलानिन पिगमेंट यूं ही नहीं बनता हमारे स्किन में, इसका हमारे बॉडी में रोल है। और क्या रोल है, हम जब सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो सनलाइट अगर हमारे स्किन पे डायरेक्टली चला जाएगा तो हमारे स्किन के जो सेल्स हैं उसके जो डीएनए है उसमें म्यूटेशन इजिली हो सकता है और आपको डिसऑर्डर हो सकता है। अगर डिसऑर्डर नहीं होगा तो एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ेगा स्किन बर्निंग से, लेकिन जो एटलीस्ट इंटरमीडिएट डार्क कलर के हैं या पूरी तरीके से डार्क कलर के हैं उनको आप गौर करना, उनको धूप में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेलेनिन पिगमेंट उस यूवी रे को अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता है, स्किन के सेल्स तक, इंटरनल ऑर्गन तक, टिश्यूज तक नहीं जाने देता है, उसको उधर ही रख लेता है। ये काम है मेलेनिन पिगमेंट का। ना केवल सनलाइट के यूवी जो अभी नॉर्मल रे आ रहा है, विजिबल रे, इसको ही नहीं, केवल इवन यूवी रे भी अगर आपके ऊपर गलती से कल को गिर जाए, अगर आप काला आदमी है तो आपको कम खतरा है कि म्यूटेशन होगा, गोरा आदमी है तो आप तुरंत निपट ही लोगे, जो आपकी इच्छा है पूरा कर लो तुरंत। ये होता है मेलेनिन पिगमेंट का रोल। अब बताओ कि मेलेनिन पिगमेंट बनना ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है या ना बनना ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है, आप ही सोच के बताओ। बनना ज्यादा बनना ज्यादा, बनना ज्यादा। अब एक बात यहाँ पे है, क्यों इस कैरेक्टर को स्टार्टिंग से ज्यादा स्टडी किया गया। देखो समाज का एक अलग व्यू है, साइंस का एक अलग व्यू है। समाज चलता है इमोशन से और साइंस चलता है फैक्ट से, ठीक है। ऐसे नहीं, कल भी एक ऐसे ही चल रहा था, वाइवा चल रहा था ऐसे ही, तो कोई क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन था कि अगर ये एंजाइम मिल जाएंगे डीएनए में क्या होगा, तो एक लड़की कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा, तो भाई साहब उसकी गजब बेइज्जती होगी। क्यों, साइंस में ऐसा नहीं होता है कि मुझे ऐसा लगता है, लगने उगने वाला बात यहाँ नहीं होता है, फीलिंग नहीं होता है, यहाँ फीलिंग नहीं चलता है। साइंस इज नॉट अबाउट फीलिंग्स, साइंस इज जस्ट अबाउट फैक्ट्स। फैक्ट क्या है ये बताओ, आपके लगने से थोड़ी साइंस चल जाएगा। सोसाइटी को ऐसा लगता है कि काला आदमी जो है इंफीरियर होगा और गोरा आदमी जो है वो बढ़िया होगा, उसको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। साइंस चलता है फैक्ट से। फैक्ट ये है कि काला आदमी अच्छा है और गोरा आदमी बेकार है इन द टर्म्स ऑफ स्किन कलर, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा स्टडी करके साइंस समाज को बताया गया। लेकिन आज भी समाज इसको नहीं मानती है, आज भी समाज इसको नहीं मानती है। क्यों नहीं मानते, कि बस जस्ट कि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है फेयर कलर, बस इसलिए। बाकी है वो रेसेसिव ही है, वो ऐसी की तैसी कराई हुई फॉर्म, ठीक है। तो अब बात हम ये करते हैं कि आखिर इस कैरेक्टर का रेगुलेशन इस 3 जीन से कैसे होता है, इसका इनहेरिटेंस कैसे होता है। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जितने भी क्रीम आते हैं, फेयर लवली और ये बोरो प्लस, ये पॉन्ड्स और कौन कौन आते हैं, दावा करते हैं 36 घंटे में गोरा बन जाइए, 3.6 मिनट में गोरा बन जाइए, एक बार ऐसे लगाइए काला से गोरा बन जाइए, ये सब फर्जी है। ये सब देखिए, ये सब आपको टेम्पररी इफेक्ट दे रहा है, परमानेंट किसी के माई की लाल की पैदा हुआ ही नहीं है कि परमानेंटली आपको गोरा कर दे, पैदा ही नहीं हुआ है। अब आप बोलोगे सर फिर वो टेम्पररी कर कैसे देते हैं, तो देखो होता क्या है ना कि जो मेलानिन पिगमेंट बनता है वो डार्किश कलर दे रहा है, तो वो जो आप लगाते हो ना जो क्रीम, तो वो क्रीम ऊपर से क्या होता है, बेसिकली लाइट कलर का एक पॉलिशिंग कर देता है, तो वो डार्क कलर हिडन हो जाता है। डार्क कलर हटा नहीं है, हिडन हो गया है। आप जब वो क्रीम लगाना छोड़ दोगे उसका फिर आपकी ऐसी की तैसी होने लगेगी। अगर आप ये मान चुके हो कि मैंने क्रीम इतना दिन लगाया और मैं गोरा हो गया, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप क्रीम लगाओ 1 साल, आप 1 साल तक गोरे दिखोगे, और उसके बाद बस आप 3-4 महीना क्रीम लगाना छोड़ दो, फिर देख लेना आपको तुरंत कैरेक्टर में चेंज आ जाएगा। हाँ, एक बात है, क्या है, साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि जीन में कैसे छेड़छाड़ करके गोरा कराया जाए, क्योंकि ये इसलिए कोशिश किया जा रहा है, समाज को फेयर कलर ज्यादा पसंद है। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट है कि अगर आप साइंटिस्ट अगर जीन में छेड़छाड़ करके फेयर कलर लाना चाहेंगे
और जो पर्सन कराएगा इसको कॉस्मेटिक्स सर्जरी के अंदर रखा जाएगा इन फ्यूचर, ठीक है, काम चल रहा है इस पे इंजीनियरिंग में, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर रखा जाएगा, लेकिन आपसे पहले ही बॉन्ड करा लिया जाएगा। अगर आप ये फैशन में कराने गए हो कॉस्मेटिक सर्जरी में, पैसा भी काफी लगेगा, परमानेंट गोरा हो जाइएगा, लेकिन इसमें आपसे बॉन्ड करा लिया जाएगा। क्या बॉन्ड करा लिया जाएगा? इन फ्यूचर आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए ये पर्टिकुलर संस्था जिम्मेवार नहीं है, समझ रहे हो, ये आपसे बॉन्ड करा लिया जाएगा। जैसे कई बार नहीं होता है कि जुर्मा बच्चा पैदा होने वाला है, डॉक्टर को ऐसा लग जाता है कि पैदा होते ही मर सकता है, या तो जच्चा या तो बच्चा, यानी कि या तो मदर या तो चाइल्ड, तो उसे बॉन्ड करा लिया जाता है कि अगर ये डिलीवरी कराएंगे तो कोई भी अगर किसी का भी डेथ होता है तो इसके लिए हमारी हॉस्पिटल जिम्मेवार नहीं होगी। फिर भी परिवार कराता है, तो उसका अपना चॉइस है, उसका पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी करा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि हम काले हैं, हमको गोरा बनना है, तो कराइए, फैसिलिटीज आ रही है, साइंस ये फैसिलिटीज लेके आ रही है इन फ्यूचर, लेकिन आपसे बॉन्ड करा लिया जाएगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आपको सनलाइट में जाने से प्रॉब्लम हो सकती है, आपको थोड़े से यूवी रे के एक्सपोजर में प्रॉब्लम हो सकती है, आप कभी भी साइंटिफिक कम्युनिटी में ज्यादा वर्क नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ वर्क करना पड़ेगा। साइंटिफिक आप लैब में काम करते हो, पता है आप एक तरीके से समझो मौत के मुंह में काम कर रहे हो। लैब में थोड़ा सा मिसअपनिंग होगा ना, आपकी जिंदगी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। थोड़ा सा मिसअपनिंग हुआ ना तो आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और थोड़ा सा मिसअपनिंग क्या से क्या करा देगा, केवल आपकी जिंदगी नहीं, हो सकता है आपके पूरे लैब के जितने भी वर्कर हैं उन सभी की जिंदगी तबाह कर सकती है। मैं आपको छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं, तो 7 देश में वो काम किए हुए हैं। तो जब वो अमेरिका में थे तब वहाँ पे वो पीएचडी करके गए थे। तो वो वहाँ पे ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, मैं आपको बताऊंगा रेडियो एक्टिविटी का, मैं थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल में बताऊं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से वो कुछ कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, कुछ पता लगा रहे थे, ठीक है, रिसर्च में। तो उनसे क्या हुआ ना, गलती से वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या हो गया, नीचे गिर गया। अब उस टाइम वो सीनियर नहीं थे, अभी तो काफी सीनियर हो गए, तो उनको डर लगा कि अगर ये बात हम बता देंगे जो उनके सुपरवाइजर हैं, तो हो सकता है कि उनको उस लैब से आउट कर दिया जाए। तो उन्होंने इस बात को छुपा लिया और अपने से क्या कर दिया, सफाई कर दिया, ठीक है। अब वो उस टाइम तो जूनियर थे, उनको उतना रिसर्च का ज्ञान नहीं था जितना आज है। तो अब क्या हुआ कि जब वो साफ सफाई कर रहे थे, उनके जूते में लग गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट, शूज में। बाद में जब वो घर गए तो लैब में क्या होता है ना कि आप भले जूनियर हो, लेकिन होता है क्या, आज हम लोग भी कोई गलती लैब में कर देते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैब असिस्टेंट को सब पता चल जाता है। जब हम लैब लीव करते हैं तो वो पूरा लैब चेक करते हैं कि इसमें कुछ मिसहैपनिंग तो आज नहीं हुआ, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कि रातों रात कुछ हो सकता है। तो उसमें पता चल गया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का लीकेज हुआ है, कहीं से मिसहैपनिंग हुआ है। फिर पता चला गया कि आज ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का काम दिया किसको गया था, नाम उनका आ गया सामने। अब उनसे पूछा गया, अब वो डर से तो छुपा लिए, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ऐसा है। फिर आप यकीन नहीं मानोगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो ट्रेस करने की जो पूरी की पूरी टीम होती है, फॉरेन में तो अमेरिका में तो सब कॉमन है, ठीक है, तो वो टीम उनके घर गई, सर के घर गई, वहां वो जब जिस फ्लैट में रहते थे, लैब को तो किया ही किया सील, उनके घर गई। इनफैक्ट वो जिस रास्ते से होके घर गए उस पूरे रास्ते को सील किया पर्टिकुलर वीक के लिए, और पूरे रास्ते में जितना रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक भी अगर छोटा था सबको ट्रेस किया, और फिर उसको कैसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं उसको न्यूट्रलाइज किया। इसके बाद उनके जूते को सीज कर लिया, उनके सारे कपड़े को सीज कर लिया और दिया नहीं वापस। कारण क्या था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, वो रेडियो एक्टिविटी अगर दिखा रहा है तो वो कब तक दिखाएगा पता नहीं है, और वो केवल आपका नुकसान नहीं करता। आप लैब से रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकाले और वहां से लेकर घर तक गए, उस रास्ता में जहां जहां आप छोड़ के गए उन सभी कम्युनिटी का नुकसान करता, और आपके घर का तो करता ही करता, लैब का तो करता ही करता। ये होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया है, अगर आपने कोई भी मान लो जीन ट्रांसफर किया, उसका नुकसान भी आपको पता होना चाहिए कि आपने जीन ट्रांसफर करके मेलेनिन सिंथेसिस को रोक तो लिया है, इसका नुकसान क्या हो सकता है आपको पता। आप मौत के मुंह में काम कर रहे हैं, आपको पता भी होना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि जो अगर जीन ये ट्रांसफर हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, ये हम डोमिनेंट को भी रिसेसिव बना लेंगे इन फ्यूचर, तो मेलेनिन सिंथेसिस को हम रोक पाएंगे और फेयरनेस हम सोसाइटी में दे पाएंगे। उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट कुछ नहीं है, बस ये है कि लोग आपको पसंद करेंगे बस, बाकी आपकी ऐसी की तैसी होगी, ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो जितने भी लोग होते हैं ह्यूमन स्पीशीज, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के होते हैं। आप अफ्रीका में चल जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया में चल जाओ, चलो आप भारत में देख लो, बिहारी को देख लो,
पंजाबी को देख लो, कश्मीर के लोगों को देख लो, एकदम दूध जैसा गोरा। तो होता क्या है कि इन पर्सन्स के अंदर मेलेनिन का पिगमेंट ज्यादा और कम। लेकिन एक बात सुनना, हमारे बैच में एक कश्मीरी लड़की है, भाई साहब दूर से भी ज्यादा गोरी है, मतलब उसको देखोगे लगेगा इसको धूप में रख दें 5 मिनट तो इसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। हो सकता है कि उसके अंदर भी डोमिनेंट एलील हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे रिसेसिव लेके आई हो। और हो सकता है उसके अंदर जितना डोमिनेंट एलील हो हमारे अंदर भी उतना ही डोमिनेंट एलील हो सकता है, पता नहीं मुझे, मैंने चेक नहीं कराया मैंने और उसका, लेकिन ऐसा साइंटिस्टों को केस देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल टोटल मैक्सिमम यहाँ पे डोमिनेंट एलील कितने हो सकते हैं? 6। हो सकता है मेरे अंदर 5 डोमिनेंट एलील हो सकता है उसके अंदर भी 5 डोमिनेंट एलील हो, फिर भी वो गोरी और फिर भी मैं काला या इंटरमीडिएट डार्क। क्या इसका कारण आप बता सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, होता है ऐसा। एक्सटर्नल फैक्टर से, एक्सटर्नल फैक्टर, इन्वायरमेंट। वो पैदा ही हुई कश्मीर में, बड़ी हुई कश्मीर में, हायर स्टडीज के लिए इधर आ गई, इतना दिन वो कश्मीर में रही जहां का टेम्परेचर काफी कम होता है, जहां पे धूप बहुत कम होता है, सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम होता है, जीन के रहने मात्र से उसका एक्सप्रेशन नहीं होता है, जीन के रहने मात्र से मेलेनिन नहीं बन जाएगा, मेलेनिन का नीड होगा तभी मेलेनिन बनेगा, तभी जीन को स्टिमुलेशन मिलेगा मेलेनिन बनने के लिए, अदरवाइज उसको स्टिमुलेशन ही नहीं मिलेगा। उसको बचपन से लेके आज तक कभी स्टिमुलेशन नहीं मिला, इसलिए वो नहीं। अब हो सकता है कि वो आज इंडिया आई, हो सकता है उसको इंडिया का पढ़ाई पसंद आ जाए, कल को इंडिया में कोई लड़का पसंद आ जाए, शादी ब्याह करके घर इधर बसा ले। अगर उसके पास डोमिनेंट एलील सच में होगा तो 7-8 साल के बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा नेचुरली। इसका अपोजिट केस लो। हो सकता है कि आज मेरे अंदर जो इतना डार्कनेस आप देख रहे हैं, मैं बिहार में रहा हूं जहां बहुत धूप और बहुत सब कुछ पड़ती है, इसकी वजह से हो सकता है कि कल को मैं कश्मीर चले जाऊं किसी काम से और मैं वहां 7-8 साल जॉब करूं और मेरा एक कलर चेंज हो जाए। होता है ऐसा, जब मैं कोटा में था हुआ था, काफी ज्यादा ब्लैकनेस, क्योंकि वहां इससे भी ज्यादा गर्मी पड़ती है और उस धूप में हम निकलते थे बाहर, तो हुआ था ऐसा। फिर जब हम वापस लौटे पटना तो फिर यहाँ पे कम धूप का एक्सपोजर था, फिर यहाँ हम गाड़ियों से चलने लगे, बाइक से चलने लगे तो कम धूप पड़ता था, तो फिर धीरे धीरे कलर में चेंज आया। भैया एक बात बताइए, मेरा जीन तो जीन ही है, अगर मेरे पास 4 डोमिनेंट एलील तो वही 4 डोमिनेंट मेरा बिहार में भी था और राजस्थान में भी था और वही कश्मीर में भी रहेगा। फिर ये कलर चेंज कैसे हो रहा है? एक सिंगल पर्सन का कलर चेंज कैसे हो रहा है? ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं पर टेम्परेचर कम है, कहीं पर सनलाइट ज्यादा है, कहीं पर सनलाइट कम है, इस वजह से आपका ये कलर चेंज दिख रहा है। और ये जितने भी लोग ये सब फेयर लवली और ये कौन कौन आ गया आजकल पॉन्ड्स, एक बार ऐसे लगाता है काला तुरंत गोरा हो जाता है एकदम एड में, ये सब फर्जी है, ये सब टेम्पररी है, ये सब टेम्पररी है। और इसके पीछे भागने से बेहतर है कि आप पढ़ाई के पीछे भागो, ये सब फर्जी वाला है। रही बात कि हम इसका जेनेटिकल क्रॉस कैसे करा सकते हैं, वैसे ही करा सकते हैं जैसे अभी आपने डायहाइब्रिड का कराया था। जल्दी से बताओ, अगर मैं जेनेटिकल क्रॉस कराऊं पेरेंट क्या लूं? फटाफट 3 का, अच्छा छोड़ो अभी मैं अगले मीटिंग में करा दूंगा क्रॉस। मुझे इतना बता दो 6 डोमिनेंट एलील हैं, सॉरी मतलब 6 एलील हैं टोटल, तो जल्दी से बताओ मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आएगा? जल्दी। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी होता है। और मिनिमम एक्सप्रेशन कब आएगा? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल। यानी कि आप कह सकते हैं जब 6 डोमिनेंट एलील हो और 0 रिसेसिव एलील हो तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन, और जब 0 डोमिनेंट एलील हो 6 रिसेसिव एलील हो तो मिनिमम एक्सप्रेशन। यस और नो? अब मुझे बताओ इसके बीच का इंटरमीडिएट केस कितना बन सकता है? फटाफट। 5 डोमिनेंट एलील 1 रिसेसिव, 4 डोमिनेंट एलील 2 रिसेसिव, 2 recessive, 3 डोमिनेंट एलील 3 रिसेसिव, 3 recessive, 2 डोमिनेंट एलील 1 रिसेसिव, अरे 1 2 पर डोमिनेंट 1 नहीं एलील होगा, 4 रिसेसिव, 1 डोमिनेंट एलील 5 रिसेसिव। माइक बंद करो। These all cases are of intermediate form। इसमें ये वाला मैक्सिमम फॉर्म, अरे माइक बंद करो, ये वाला मैक्सिमम फॉर्म और ये वाला मिनिमम फॉर्म, और ये सारा का सारा इंटरमीडिएट फॉर्म। अब इसी चक्कर में सेम इन्वायरमेंट में रहने वाले लोगों का रंग अलग अलग है। अब बिहार में ही देख लो, टेम्परेचर तो सेम है,
कोई लड़की बहुत गोरी है, ये वाली देख लो, बहुत गोरी, स्टाइल मारती है। अब कोई लड़की कम गोरी है, पढ़ाई ध्यान देती है, उसको पता है हमको स्टाइल मारने से भाव मिलने वाला है नहीं, पढ़ाई कर लेते हैं तब भाव मिलेगा। अब कोई लड़का इंटरमीडिएट है, वो सारा बन रहा है कि ना हम इधर ना हम उधर, बीच में है, हम तो कुछ करेंगे तो फायदे में है। कोई लड़का ये है भाई साहब काला है, सोचता पढ़ाई कर लें। सेम इन्वायरमेंट में रहने वाले लोग, अलग अलग कलर, डिफरेंस जीन का है, डिफरेंस जीन का है। अब मैं कह रहा हूं कि सेम पर्टिकुलर जीनोटाइप के लोग अलग अलग देश में रह के अलग अलग फॉर्म, 4 डोमिनेंट 2 रिसेसिव, कश्मीर वाले गोरा, इधर बिहार वाले राजस्थान वाले काला, बिहार वाले बीच में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू एनवायरमेंट। कश्मीर वाले को जरूरत ही नहीं उतना मेलेनिन बनाने की, भले ही 4 डोमिनेंट लोग, एक्सप्रेसफुली नहीं हो रहा है, जरूरत ही नहीं है उतना, नीड ही नहीं है। इस तरीके से ह्यूमन का स्किन कलर अलग अलग तरीके से सब जेनेटिकल स्टडी किया गया है। रही बात कि अब इसका इनहेरिटेंस कैसे होता है स्किन कलर का, इसको हम बात करते हैं अगले मीटिंग में। आइए मिलते हैं अगले मीटिंग में। विवेक अगर जाना है तो जा सकते हो, ज्यादा देर का क्लास है नहीं अगला मीटिंग।